नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में हम लोग ट्रेड और सेफ्टी पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य पर हम लोग सारे क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, जो पहला यहाँ पर हमारा स्टार्ट होगा वह प्राथमिक चिकित्सा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि इम्पॉर्टेंस ऑफ फर्स्ट ट्रीटमेंट के बारे में हम लोग, यानी कि प्राथमिक उपचार जो होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट एड इन केस ऑफ स्नेक बाइट इज। सांप द्वारा काटने पर प्रथम चिकित्सा क्या है? तो देखिए, जब सांप काटता है तो हमें क्या करना चाहिए, जो घाव पर कपड़ा बांधना चाहिए तथा खून बाहर आने देने के लिए घाव को काट देना चाहिए, जिससे क्या हो कि जो विषैला खून रहे वो बाहर निकल जाए। और जो कपड़ा इसलिए बांधना चाहिए ताकि ये हमारे बॉडी पर या कहीं पर फैले नहीं ज़्यादा। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, यदि एक मरीज मुंह से श्वसन क्रिया सही ना करे तो प्राथमिक उपचार को कैसे करना चाहिए? आपको तो तुरंत चिकित्सा सहायता ढूंढना चाहिए, टूटी हड्डियों को देखें, शरीर को कंबल से गर्म रखें, नाड़ी और नेत्र चक्षु की जांच करें। तो देखिए, यदि एक मरीज मुंह से श्वसन प्रक्रिया सही नहीं कर पा रहा है और प्राथमिक उपचार हमें क्या करना चाहिए कि उसे तुरंत हमें चिकित्सा सहायता के लिए ढूंढना चाहिए। तो चिकित्सा के लिए हमें लेकर जाना चाहिए या सहायता ढूंढना चाहिए। यहाँ पर इसका दूसरे का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है कि सिर की सुरक्षा के लिए क्या उपयोग करते हैं? ऑप्शन है हार्ड हैट्स, हेलमेट्स, कैप्स, डी है ए और बी दोनों। तो देखिए, अगर आपको सिर की सुरक्षा करना है इसके लिए हम लोग हार्ड हैट्स और इसके बाद हेलमेट दोनों यूज करते हैं। तो यहाँ पर इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। उपरोक्त ए और बी दोनों सही हैं। देखिए, सिर की सुरक्षा के लिए कठोर टोपी यानी कि हार्ड हैट्स और इसके बाद हेलमेट दोनों का यूज हम लोग सिर ढक कर सर से चोट लगने से बचा सकते हैं। पैरों की सुरक्षा के लिए हमें क्या पहनना चाहिए? तो हमें क्या करना चाहिए, लेदर शू पहनना चाहिए, यानी कि चमड़े का जूता हमें पहनना चाहिए पैरों की सुरक्षा के लिए। तो यहाँ पर इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है यहाँ पर कि आंखों की सुरक्षा के लिए किसका प्रयोग करते हैं? गॉगल्स, चश्मा, फेस शील्ड, उपरोक्त सभी। तो आंखों की सुरक्षा के लिए हम लोग गॉगल्स, चश्मा और फेस शील्ड इन सभी का यूज करते हैं। यहाँ पर इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। शरीर की सुरक्षा के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ऑप्शन है काम करने का पोशाक यानी कि ओवरऑल्स, ग्लव्स, इसके बाद एप्रन, उपरोक्त सभी। देखिए, शरीर की सुरक्षा के लिए हम लोग काम करने का पोशाक, दस्ताना, एप्रन यह सभी यूज करते हैं। तो यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ग्राइंडिंग करते समय क्या करना चाहिए? तो देखिए, ग्राइंडिंग करते समय ऑप्शन है व्हील के आगे खड़े हों, व्हील के साइड में खड़े हों, गॉगल्स पहने, डी है ए और सी दोनों। तो देखिए, यहाँ पर ग्राइंडिंग करते समय क्या करना चाहिए, हमें हमेशा व्हील के साइड में ही खड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि ग्राइंडिंग करते समय हमेशा व्हील के साइड में खड़ा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो ग्राइंडिंग व्हील होता है उससे चिंगारी निकलती है। अगर सामने खड़े रहेंगे तो चिंगारी आपके ऊपर पड़ेगा, तो आपका कपड़ा भी जल सकता है या आप भी जल सकते हैं। तो ये आपकी आँख में पड़ सकता है चिंगारी। तो इसलिए क्या करते हैं कि ग्राइंडिंग करते समय हमें चश्मा भी पहनना चाहिए और ग्राइंडिंग व्हील के साइड में खड़े होना चाहिए ताकि चिंगारी हमारे ऊपर ना आए। अब देखिए, यहाँ पर इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट एंड सेफ्टी से क्वेश्चन पूछा जाएगा आगे। आठवां क्वेश्चन है, अब यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बीइंग इंक्लूडेड इन द हैंडबुक। इनमें से क्या एक हस्त पुस्तिका में सन्निहित नहीं होता है? तो देखिए, जो हस्त ऑप्शन है आधारभूत जानकारी यानी कि फंडामेंटल इंफॉर्मेशंस, डायरेक्शनल डिटेल्स, जनरल डिफेक्ट्स, फैक्ट्री एक्ट। तो हस्त पुस्तिका जो होती है उसमें जो फैक्ट्रीज एक्ट होता है यह नहीं दिया रहता है। तो यहाँ पर 8 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। कारखाना हस्त पुस्तिका में आधारभूत जानकारियाँ, दिशात्मक विवरण और सामान्य दोष दिया जाता है और कारखाना कानून नहीं दिया जाता है। 10 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेंज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट काजेज ए हार्ट कंडीशन विच रिजल्ट इन इंस्टेंट डेथ। यानी कि विद्युत धारा की वह परिसीमा जो उस हृदय स्थिति को उत्पन्न करती है जो तत्काल मृत्यु का कारण बनती है। तो देखिए, तत्काल मृत्यु का जो कारण बनता है, अगर तत्काल मृत्यु की बात करेगा तो वह देखिए
100 से 110 ये मेगा एम्पियर नहीं रहेगा, ये मिली एम्पियर रहेगा, इसे आप लोग बना लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, मिली एम्पियर। 100 से 110 मिली एम्पियर अगर आपका झटका लग रहा है विद्युत का, तब आपकी मृत्यु तुरंत का तुरंत हो जाएगा। अगर आपका 20 मिली एम्पियर तक है तो आपको सिर्फ झटके की अनुभूति होगी। अगर आपका 25 मिली एम्पियर तक है तो आपका हृदय आघात आ सकता है और हो सकता है आप बच भी सकते हैं, मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन आपका यहाँ पर क्या तत्काल मृत्यु मतलब तुरंत का तुरंत मर जाएं। तो अगर 100 से 110 मिली एम्पियर तक है तब आपकी तत्काल मृत्यु संभव है, 100% आपका मृत्यु इसमें संभव। और बॉडी भी आपकी जल सकती है, बॉडी भी जल सकती है, क्या जल जाएगी अगर 100 मिली एम्पियर तक है तो। 11 नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्री एक्ट 1948 है सेक्शन 23 विच मशीन इज नॉट ए डेंजरस मशीन। कारखाना कानून 1948 भाग 23 के अनुसार कौन सी मशीन एक खतरनाक मशीन नहीं है। तो देखिए जो ग्राइंडिंग मशीन होता है यह खतरनाक मशीन नहीं है। तो यहाँ पर 11 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, कारखाना कानून के अनुसार है जो ग्राइंडिंग मशीन है। अब है यहाँ पर 12 नंबर का क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन कास्ट आयरन डिजाइंड बाई FG 200 मीन्स दैट द। भारतीय मानक विनिर्देशों के अनुसार विनिर्देशित कास्ट आयरन FG 200 का अर्थ क्या होता है। तो देखिए FG 200 का जो अर्थ होता है वो रहता है कि ग्रे कास्ट आयरन जिसकी न्यूनतम तनन सामर्थ्य 200 न्यूटन पर mm² है, यानी कि ग्रे कास्ट आयरन विथ मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ इज 200 न्यूटन पर mm²। यही होता है FG 200 का अर्थ। 13 नंबर का क्वेश्चन है, टाइप ऑफ फ्यूल फॉर फायर ऑफ क्लास ए टाइप। क्लास ए के टाइप का जो अग्नि होता है वह कौन से ईंधन है। ऑप्शन है गैस एंड लिक्विफाइड गैस, फ्लेमेबल लिक्विड एंड लिक्विफिएबल सॉलिड्स, सी है वुड क्लॉथ एंड पेपर, डी है फायर इन इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट एंड मेटल फायर। तो देखिए जो क्लास ए के अंतर्गत जो हमारा आग आता है वह लकड़ी, कपड़ा, कागज, इन सभी से आग जो लगती है वह हमारा क्लास ए के अंतर्गत आता है। जो द्रवों लगता है जैसे कि LPG हो गया, गैस हो गया, फिर ब्यूटेन, मीथेन, इन सब से अगर गैस से अगर आग लगता है तो हमारा क्लास बी के अंतर्गत आता है। अगर वह गैस से लगता है, सॉरी यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर ठोसों से जब लगता है जैसे कि लकड़ी, कागज और कपड़ा हो गया तो ये हमारा ठोस के अंतर्गत आता है। ज्वलनशील द्रव अगर है जैसे कि आपका होगा पेट्रोल और डीजल से लगता है तो ये हमारा क्लास बी के अंतर्गत आता है। और अगर गैसों के अंतर्गत जो आता है जैसे कि आपका LPG गैस हो गया, मीथेन, प्रोपेन, ये सब हो गया, ब्यूटेन हो गया, इन सब से अगर गैस से आग लगता है तो हमारा क्लास सी के अंतर्गत आता है। ज्वलनशील द्रव जैसे कि ये हो गया हमारा बी के अंतर्गत, लकड़ी उकड़ी हो गया ये हमारा क्लास ए के अंतर्गत, और ये जो विद्युत वाला आग लगता है और धातुओं से आग लगता है हमारा क्लास डी के अंतर्गत आता है। तो इसे आप लोग याद में रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 14 नंबर का क्वेश्चन है, टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर फॉर क्लास ए फायर। क्लास ए अग्निशामक के लिए अग्निशामकों के प्रकार कौन से हैं। तो देखिए जो क्लास ए अग्निशामक के प्रकार जो होते हैं वह होता है वाटर फील्ड एक्सटिंग्विशर, यानी कि जल पूरित शामक होता है। तो यहाँ पर इसका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, जल पूरित शामक। पंद्रह नंबर का क्वेश्चन है, विद्युतीय कार्य करते समय सुरक्षा मानक के रूप में कौन से सूचना पट का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए विद्युतीय कार्य करते समय सुरक्षा मानक के रूप में जो हम लोग सूचना पट प्रयोग करते हैं वह रहता है अत्यधिक खतरनाक। तो विद्युत से जो भी कार्य करते हैं तो वहाँ पर हम लोग अत्यधिक खतरनाक वाला सिंबल यूज करते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन है, द हीट एनर्जी रिलीज्ड इन मेजर विथ द हेल्प ऑफ। निर्मुक्त ऊष्मा का मापन हम लोग किस में करते हैं या किसकी सहायता से करते हैं, वह कौन सी डिवाइस होती है। तो निर्मुक्त ऊर्जा का ऊष्मा का जो मापन होता है वह हम लोग कैलोरीमीटर द्वारा करते हैं। और जो ऊर्जा मीटर द्वारा होता है इससे हम लोग विद्युत ऊर्जा का मापन करते हैं। थर्मोमीटर द्वारा हम लोग तापमान मापते हैं और एनेमोमीटर द्वारा वायु का वेग मापते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, क्लास से फायर कंसिस्ट ऑफ फायर ड्यू टू। क्लास से अग्निशामक में कौन सा अग्नि का कारण है। तो देखिए क्लास से जो आपका लकड़ी से आग लगता है वह क्लास ए के अंतर्गत आता है।
और इसके बाद जो तेल से लगता है, ऑयल से, वह हमारा क्लास बी के अंतर्गत आता है। और ट्रांसफार्मर वाला जो है यानी कि होता है विद्युत वाला, तो हमारा क्लास डी के अंतर्गत आता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द डिफिनेशन ऑफ वीक अंडर द फैक्ट्री एक्ट 1948 है, इट इज ए पीरियड ऑफ 7 डेज बिगिनिंग एट मिडनाइट। फैक्ट्री एक्ट 1948 में वाणिज्य सप्ताह की व्याख्या के अनुसार यह 7 दिनों की अवधि है जो निम्न की मध्य रात्रि से प्रारंभ होती है, तो यह सोमवार के मध्य रात्रि से प्रारंभ होती है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन एक्सीडेंट कंट्रोल, यानी कि दुर्घटना को रोकने में कौन सा सहायक होता है। ऑप्शन है स्वचालित सुरक्षा गार्ड यानी कि ऑटोमेटिक सेफ्टी गार्ड, इंटरलॉक सेफ्टी गार्ड, ट्रिप सेफ्टी गार्ड, डी है ऑल ऑफ दीज। तो दुर्घटना की रोकथाम के लिए यह सभी जरूरी होता है। तो जैसे कि आपका स्वचालित सुरक्षा गार्ड, इंटरलॉक सुरक्षा गार्ड, ट्रिप सुरक्षा गार्ड, यह सभी जरूरी होता है। इससे क्या होता है, दुर्घटना में कमी आ जाएगी। अब 20 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू इंडस्ट्रियल हैजर्ड एंड काजेज एक्सीडेंट, निम्न में से कौन औद्योगिक खतरे एवं दुर्घटना का कारण बनता है। ऑप्शन है नॉइज एंड वाइब्रेशन, पुअर लाइटिंग एंड पुअर लाइटिंग एंड पुअर वेंटिलेशन, सी आपका हीट एंड ह्यूमिडिटी, डी ऑल ऑफ दीज। तो देखिए, जो औद्योगिक खतरा एवं दुर्घटना का जो कारण बनता है वह शोर एवं कंपन से भी होता है, खराब लाइट व खराब वायु आवागमन से भी होता है, ऊष्मा और आर्द्रता का भी प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अब 21 नंबर का क्वेश्चन है, इंडियन बॉयलर एक्ट 1923 इज अप्लीकेबल टू, भारतीय बॉयलर अधिनियम 1923 लागू होता है किस पर। ऑल बॉयलर, बॉयलर मोर देन 100 लीटर कैपेसिटी, बॉयलर मोर देन 1000 लीटर कैपेसिटी, डी है नन ऑफ द एबव। तो भारतीय बॉयलर अधिनियम 1923 जो लागू होता है वह 100 लीटर से अधिक क्षमता के बॉयलर पर लागू होता है। तो 21 का यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेफ्टी मेजर इन यूज्ड टू प्रमोट द सेफ्टी, निम्न में से कौन सी युक्त सुरक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयोग की जाती है। अत्यधिक जुर्माना लगाना, प्रचार वाक्यों का लिखना, कार्य रोक देना, उपरोक्त सभी। तो देखिए, युक्ति जो सुरक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयोग की जाती है उसमें हम लोग क्या करते हैं, राइटिंग स्लोगन लगा देते हैं, जिससे क्या हो कि जो प्रचार वाक्यों को लिख करके हम लोग जो युक्ति सुरक्षा रहते हैं उनका यूज करते हैं और हमें दुर्घटना से कम होती है। अब है 23 नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इफ इन्वायरमेंटली साउंड प्रोडक्ट्स आर मेड थ्रू इफिशियंट प्रोसेस, यदि दक्षतापूर्ण प्रक्रिया द्वारा किसी उत्पाद को पर्यावरणीय रूप से निरोधक बनाया जाए तो निम्न में से कौन सा सही है। तो इसमें जो सही होगा ये रहता है कि इट कैन स्टिल बी प्रॉफिटेबल, यानी कि फिर भी वह लाभदायक हो सकता है। 24 नंबर का क्वेश्चन है, आग को निम्न में से किस वर्ग में रखा जाता है। तो देखिए, आग को हम लोग 4 वर्गों में बांटते हैं, ए, बी, सी और डी में। क्लास ए के अंतर्गत आता है हमारा ठोसों में जब आग लगता है, जैसे कि लकड़ी, कागज, ये सब हो गया, कपड़ा हो गया। बी यानी कि जो द्रवों से लगता है, जैसे कि आपका हो गया पेट्रोल और डीजल हो गया। सी हो गया आपका गैस, जैसे एलपीजी गैस, मीथेन गैस, इन सब से लगता है, प्रोपेन और ब्यूटेन, तो वो हमारा क्लास सी के अंतर्गत आता है। जब हमारा विद्युत से आग लगे या धातुओं से आग लगे तो हमारा क्लास डी के अंतर्गत आता है। तो ये हो गए 4 प्रकार। वर्ग ए से लगी आग किसके अंतर्गत आता है, तो जो वर्ग ए होता है यह लकड़ी और कागज से लगी आग जो होती है वह क्लास ए के अंतर्गत आता है। क्लास बी के अंतर्गत कौन सा आता है, तो क्लास बी के अंतर्गत हमारा आता है तरल पदार्थों, जैसे कि आपका हो गया पेट्रोल और डीजल, इनसे अगर आग लगता है तो क्लास बी के अंतर्गत आता है। क्लास सी के अंतर्गत गैसों से, क्लास डी के अंतर्गत आता है हमारा विद्युत से, और क्लास से तो आपको पता ही है लकड़ी और कागज। क्लास बी से जो आग लगती है वह किसके अंतर्गत आती है, तो देखिए जो क्लास बी के अंतर्गत आग लगती है वह ये हमारा देखिए पहला ऑप्शन जो है लकड़ी, रुई और जूट है, ये क्लास ए के अंतर्गत आता है। तेल, पेट्रोल
और आज से जो लगता है ये हमारा क्लास बी के अंतर्गत आता है, तो क्लास बी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा। एलपीजी गैस ये हमारा क्लास सी के अंतर्गत आएगा। धात्विक पदार्थों से लगी आग ये हमारा क्लास डी के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये इसे आपको याद रखना है। क्लास डी में कौन सी आग लगी आती है, तो विद्युत से लगी आग क्लास डी के अंतर्गत आती है। गैस वाला क्लास सी के अंतर्गत आता है। लकड़ी वाला क्लास सी के अंतर्गत। तरल पदार्थों वाला क्लास बी के अंतर्गत आता है। 29 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत से लगी आग को कैसे बुझाया जाता है। तो आपको भी पता होगा, जो विद्युत से आग बुझाते हैं हम लोग वह सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर द्वारा बुझाते हैं। तो 29 का यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर। अब है 30 नंबर का क्वेश्चन कि गैस से लगी आग को किससे बुझाया जाता है। तो देखिए, अगर गैस से आग लगी है तो इसके बुझाने के लिए हम लोग ड्राई पाउडर अग्निशामक यंत्र यूज कर देते हैं। तो यहाँ पर इसका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, ड्राई पाउडर अग्निशामक यंत्र। CO2 का प्रयोग किस प्रकार की आग के बुझाने के लिए करते हैं। तो देखिए, जो CO2 का प्रयोग करते हैं मोस्टली इसका प्रयोग हम लोग विद्युत से जो आग लगती है उसको बुझाने के लिए हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्लास डी। तो यहाँ पर इसका 31 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्लास डी। यानी कि जो 32 नंबर का क्वेश्चन है, फोम एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किस आग बुझाने के लिए करते हैं। तो देखिए, जो फोम है, फोम मतलब होता है झाग। तो झाग वाला है तो हमारा झाग वाले से ही होगा, यानी कि अगर द्रव है तो होगा, यानी कि यहाँ पर 32 का ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्लास बी के अंतर्गत। अगर क्लास बी की आग लगी है तो उसमें हम लोग फोम एक्सटिंग्विशर यूज कर सकते हैं, यानी कि झाग वाला यूज कर सकते हैं उसमें। सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किस प्रकार की आग बुझाने के लिए करते हैं। तो जो सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर होता है यह क्लास एक से जो आग लगती है उसको बुझाने के लिए करते हैं। अब है, वर्कशॉप में आग लगी है तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो अगर वर्कशॉप में आग लगी है तो जो बिजली का मेन स्विच होता है उससे हमें बंद कर देना चाहिए, और पूरी सप्लाई जब कट जाएगी तो आपका वर्कशॉप सुरक्षित हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, बिजली का मेन स्विच तुरंत बंद कर देना चाहिए। यदि कार्यस्थल पर बिजली जाने से अंधेरा हो जाए तो क्या करना चाहिए। देखिए, यदि कार्यस्थल पर बिजली जाने से अंधेरा हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए कि भगदड़ नहीं मचाना चाहिए। अगर भगदड़ मचाएंगे तो अंधेरे में आपको दुर्घटना हो सकती है। दूसरा कि वैकल्पिक रोशनी का प्रबंध भी कर सकते हैं, ये भी सही है। तीसरा कह रहे हैं यहाँ पर कि बाहर निकलना हो तो सीढ़ी का प्रयोग करें, ये भी सही है। यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 36 नंबर क्वेश्चन है कि हैमर प्रयोग करते समय अपना ध्यान किस पर रखना चाहिए। ऑप्शन है चीजल हेड पर, जाब पर, हैमर पर, उपरोक्त किसी पर नहीं। तो अगर आप लोग हैमर यूज कर रहे हैं तो हमें पूरा का पूरा ध्यान देना चाहिए जाब पर। तो जाब यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जाब पर। अब है हमारा 37 नंबर का क्वेश्चन, सांस से संबंधित सुरक्षा के लिए हमें क्या प्रयोग करना चाहिए। तो सांस से संबंधित सुरक्षा के लिए हमें फिल्टर रेस्पिरेटर्स का यूज करना चाहिए। यहाँ पर इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब है 38 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कारण दुर्घटना का कारण नहीं है। खतरे के प्रति असावधानी, लापरवाही, सुरक्षा का आदर प्रयोग। तो सुरक्षा का अगर आप लोग आदर प्रयोग कर रहे हैं तो आपको दुर्घटना नहीं होगी। अगर आप खतरे के प्रति असावधानी रख रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं या उपकरण का गलत उपयोग कर रहे हैं तो आपको दुर्घटना हो सकती है। 39 नंबर क्वेश्चन है कि तेली पदार्थों की आग बुझाने हेतु कौन सा अग्निशामक प्रयोग किया जाता है। तो तेली पदार्थों की आग बुझाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि फोम टाइप प्रकार का एक्सटिंग्विशर या अग्निशामक यंत्र यूज करते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत आग बुझाने के लिए कौन सा अग्निशामक यूज करेंगे। तो अगर विद्युत से आग लगी है तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सीटीसी एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं। तो 40 का यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर हमारा टॉप 40 क्वेश्चन खत्म होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आप किस टॉपिक पर वीडियो
देखना चाहते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जो भी स्टूडेंट हैं या कैंडिडेट यहाँ पर नए हैं वो लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।